तो चलिए फ्रेंड्स, करते शुरू आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, सारी बातें कवर करेंगे। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी कवर करेंगे जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इससे पहले मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख लेना, ठीक है। उसको अगर देख लोगे तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट काफी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने वो नहीं देखी तब भी ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जो लिखा हुआ है अभी इसको मैं साइड में रखता हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू करता हूं क्लियर, एक एग्जाम्पल समझाता हूं और उसके थ्रू बताता हूं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो बेटा मान लो देयर आर टू पार्टीज, बेटा दो पार्टी है, एक पार्टी है बायर और एक पार्टी है सेलर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट पार्टी है और इसका नाम है बच्चों राम, ठीक है। और ये सेकंड पार्टी है, ठीक है, और इसका नाम है बच्चों श्याम। देयर आर टू पार्टीज राम एंड श्याम। राम और श्याम एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। राम यहां पे हमारा बायर है कि राम जो है मान लो श्याम से गोल्ड खरीदेगा 10 ग्राम गोल्ड, और श्याम जो है सेलर है, ठीक है, कि श्याम जो है राम को 10 ग्राम गोल्ड बेचेगा। और ये 8 मई को, आज मान लो 8 मई है, और ये दोनों 8 मई को एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि आज हम कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं राम और श्याम की 31 तारीख को, 31 तारीख बोलो तो 31 दिसंबर की बात मान लो कर रहे हैं कि राम और श्याम आज कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं कि 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को जो श्याम है वो 10 ग्राम गोल्ड बोले तो 1 तोला, कि श्याम जो है 10 ग्राम गोल्ड राम को बेचेगा। और किस रेट पर बेचेगा, तो श्याम जो है राम को 10 ग्राम गोल्ड बच्चों 50,000 रुपए के दाम पर बेचेगा। और ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि 8 मई को राम और श्याम कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि 31 दिसंबर को जो श्याम है वो राम को 10 ग्राम गोल्ड 50,000 में बेचेगा। अब 31 तारीख को रेट क्या होगा उसके बारे में नहीं पता, लेकिन श्याम राम को 50,000 में ही बेचेगा। चाहे सस्ता मिले तब भी 50,000 में बेचेगा, चाहे महंगा मिले तब भी 50,000 में ही बेचेगा। यहां पे ना तो अभी राम के पास गोल्ड है ना ही श्याम के पास गोल्ड है। 31 तारीख को जब श्याम राम को गोल्ड बेचेगा तो श्याम गोल्ड खरीद के लाएगा और तब जाके वो राम को बेचेगा। अब मान लो 31 तारीख आ गई, आपको लग रहा होगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा है, उनको लग रहा होगा कि भैया आप तो सेम फ्यूचर और फॉरवर्ड जैसा ही करा रहे हो, कुछ नया तो उसके अंदर है नहीं। बेटा अभी इसमें कुछ नया आएगा, जरा हम अपने एग्जाम्पल को ध्यान से समझते हैं, नया भी इसमें समझ में आपको आएगा। अभी नया क्या है मैं आपको बताता हूं। अब मान लो एक्सपायरी डेट या फिर मैच्योरिटी डेट 31 दिसंबर आ गई, और 31 दिसंबर को जो मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस है, बेटा मान लो मार्केट में गोल्ड का प्राइस है 54,000 रुपए का मतलब है कि 31 दिसंबर को मार्केट में गोल्ड की कीमत कितनी है, 54,000। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे राम भाई साहब को प्रॉफिट हो गया और श्याम भाई साहब को लॉस। क्यों भैया, कैसे? तो बेटा मेरी बात को जरा समझो। श्याम क्या करेगा, 31 दिसंबर, भाई शाम को राम को गोल्ड बेचना है, शाम राम को गोल्ड बेचेगा, तो 31 दिसंबर को शाम मार्केट में जाएगा और मार्केट में जाके 10 ग्राम गोल्ड जो कितने का है, 54,000 का, शाम 10 ग्राम गोल्ड 54,000 का परचेस करेगा और वो राम को बेचेगा। तो राम को कितने बेचेगा, राम को बेचेगा 50,000 में। तो शाम ने 54 का परचेस किया और राम को बेचेगा 50,000 में। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे श्याम भाई साहब को 4,000 रुपए का लॉस हो रहा है, जबकि राम भाई साहब को यहां पे 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो चीज मार्केट में 54,000 की है वो राम भाई साहब को 50,000 में ही मिल गई और दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। यहां पे श्याम का लॉस और राम का प्रॉफिट हो गया। लेकिन सपोज करो अगर मार्केट में जो गोल्ड की कीमत है वो 45,000 हो जाए, मतलब 31 दिसंबर को जो गोल्ड की कीमत है वो कितनी है, 45,000। अब यहां पे राम को लॉस होगा और श्याम को प्रॉफिट होगा। कैसे? जो श्याम भाई साहब है वो मार्केट में जाएगा और 45,000 रुपए का गोल्ड खरीदेगा और राम को कितने में बेचेगा,
तो जो एग्रीमेंट हुआ है 50,000 का, ये श्याम भाई साहब राम को 50,000 में ही बेचेगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे शाम को होगा 5,000 का प्रॉफिट, बिकॉज 45 में खरीद रहा है और 50 में बेच रहा है। और यहां पे क्या होगा जी, यहां पे राम भाई साहब को होगा 5,000 रुपए का लॉस, क्योंकि जो चीज 45 की थी वो मार्केट में जो चीज मार्केट में 45 की थी वो राम को 50,000 की मिल रही है। तो राम का भाई साहब लॉस हो गया और शाम का प्रॉफिट हो गया। अब जरा मैं इसी में कुछ बात ऐड ऑन करता हूं ताकि आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समझ में आए। अब दोनों एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में है, दोनों एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी बैकआउट नहीं कर सकता इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने, मतलब कोई भी बैकआउट नहीं कर सकता इस कॉन्ट्रैक्ट से। मतलब कहने का यह है, अगर राम को प्रॉफिट होता है तो राम तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहां पे शाम का लॉस है, शाम चाहता है मैं बैकआउट करूं कि भाई मेरे को लॉस हो रहा है और फिर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहता, लेकिन नहीं, एक लीगल एग्रीमेंट है, शाम को 4,000 रुपए का लॉस फेस करना ही पड़ेगा। पहले वाले केस में कोई भी पार्टी बैकआउट नहीं कर सकती। सिमिलरली सेकंड वाले केस के अंदर भी कोई भी पार्टी बैकआउट नहीं कर सकती, भले यहां पे राम को लॉस शाम को प्रॉफिट। यहां पे राम बैकआउट नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता कि भाई मुझे वापस जाना है। लेकिन सुनो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे जो हमारा बायर है, कौन है, राम, जो हमारा बायर है, बायर क्या करेगा, मेरी बात को सुनना, बायर क्या करेगा, अब सुनना। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उस पर आ रहा हूं मैं। बायर क्या करेगा, जो राम है, जो बायर है, वो सेलर को शाम को कुछ ना एक्स्ट्रा पैसा देगा। भैया एक्स्ट्रा पैसा बोले तो सपोज करो, मान लो कि राम ने शाम को 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, राम ने शाम को 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। इसको बच्चों में नाम दे रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं ऑप्शन प्राइस। ये ऑप्शन प्राइस क्या होता है भैया बताओ ना, सुनो तो राम ने शाम को 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए और राम ने शाम से बोला कि भाई मैं तेरे को 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, अभी 31 तारीख आई नहीं थी, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते ही राम ने अपनी जेब से पैसे निकाले और ये पैसा शाम भाई साहब को दे दिया कि भाई 1,000 रुपए पकड़। और राम ने शाम से बोला कि मैं तेरे को 1,000 रुपए इसलिए दे रहा हूं ताकि इन फ्यूचर 31 दिसंबर को जब हमारी मैच्योरिटी आएगी और उस दिन देखा जाएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो मैं तेरे को 1,000 रुपए इसलिए दे रहा हूं ताकि 31 दिसंबर को मैं डिसाइड कर सकूं मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। मतलब कहने का मेरा यह है, वैसे तो लीगली कंपलसरी है, दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब कहने का यह है, अगर राम को प्रॉफिट हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और अगर राम को लॉस हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन राम चाहता है कि अगर मेरे को लॉस हो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ना करूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाऊं। भाई राम को प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर राम को लॉस होगा तो राम चाहेगा मैं कॉन्ट्रैक्ट ना करूं, लेकिन लीगली कंपलसरी है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए तो करना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करेगा, राम शाम को कुछ घूस देगा, घूस मतलब कुछ एक्स्ट्रा मनी देगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा और बोलेगा कि राम भाई, शाम से बोलेगा कि शाम भाई साहब तुम एक्स्ट्रा पैसा लो, लेकिन तुम एक्स्ट्रा पैसा लेके ना बस मुझे एक ऑप्शन दे दो, तुम ये पैसा लो और मुझे एक ऑप्शन दे दो, मुझे ये अधिकार दे दो, मुझे ये राइट दे दो कि 31 तारीख को मेरी चलेगी। मतलब 31 तारीख को मेरा मन करेगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होऊंगा और मेरा मन नहीं करेगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होऊंगा। 31 तारीख को मेरी चलेगी, वो मुझ पे छोड़ दो, बस तुम मुझे ये चीज दे दो, बस तुम मुझे ये एक ऑप्शन दे दो, प्लीज 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 मुझे बस ये अधिकार दे दो कि 31 तारीख को मेरी चले। इसके लिए मैं तुम्हें 1,000 रुपए अलग से दे रहा हूं, इसको तुम अपने पास रखो, एंजॉय करो, लेकिन इस 1,000 रुपए के बदले मुझे ये ऑप्शन दे दो, ये राइट दे दो, 31 तारीख को मेरी चले। अब क्या हुआ, राम ने शाम को 1,000 रुपए दिए और यहां पे शाम एग्री कर गया कि ठीक है भाई साहब 31 तारीख को आपकी चलेगी, आपने मुझे 1,000 रुपए दिए, मैंने आपका नमक खाया है। शाम बोला राम से कि मैंने आपका नमक खाया है, मैंने आपसे 1,000 रुपए लिए, तो अब एक काम करो 31 तारीख को अपनी चलाना, अगर आपकी इच्छा हो तो कॉन्ट्रैक्ट में आना, इच्छा ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट में ना आना।
तो जो राम ने शाम को 1000 रुपए घूस दी, मैं तो अपनी लैंग्वेज क्या बोल रहा हूं उसको, घूस, जो राम ने शाम को घूस दी, इसी को बच्चों बोलते हैं ऑप्शन प्राइस। और इसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को बच्चों बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे एक पार्टी के पास ये राइट आ जाता है, ये अधिकार आ जाता है कि वो मैच्योरिटी डेट पे कॉन्ट्रैक्ट में आए या फिर ना आए। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या हो गया, अब अगर राम को लॉस होगा तो राम ने कहा 1000 रुपए घूस दिए, तो राम को प्रॉफिट अगर होगा तो वो एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज करेगा मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज करेगा बॉडी बिल्ड, अबे एक्सरसाइज करेगा मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। लेकिन अगर राम को लॉस होगा तो वो नॉट एक्सरसाइज, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देगा। और कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता है क्यों? अगर जब दोनों पार्टी राजी होती है ना, अगर दोनों पार्टी राजी हो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगा, क्यों? क्योंकि शाम भी राजी है, बिकॉज शाम ने 1000 रुपए लिए, तो शाम भी एग्री कर रहा है, ठीक है भाई साहब आपका मन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट मत करो। जब दोनों पार्टी राजी हो गई कि इसको भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना और इसको भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो राम ने शाम को 1000 रुपए दिए कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करने की मना करूं ना तो तुम भी हाँ में हाँ मिलाना कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। अगर राम शाम को 1000 रुपए नहीं देता और फिर राम बोलता मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो शाम बोलता भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, अब आप पीछे नहीं हट सकते, कॉन्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। इस चीज के लिए ही तो राम ने शाम को घूस दी कि भाई तू 1000 रुपए ले, लेकिन एंड वाले दिन मेरी चलने दियो, मेरा मन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, बस तू कुछ मत बोलियो। अगर मैं बोलूं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा तो तू हाँ में हाँ में लियो, ठीक है भाई कॉन्ट्रैक्ट मत कर। समझ में आ गया? इसी को बच्चों बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और ये अच्छा समझ में आ गया होपफुली, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समझ में आपको आ गया होगा। अभी 2-4 बात इसकी और बतानी है, लेकिन जितना मैंने बताया आइए पहले एक बार उतना पढ़ लेते हैं। आपको अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। तो यहां पे राम के पास क्या आ गया बच्चों, अधिकार आ गया। ठीक है, राम के पास क्या आ गया जी, राम के पास एक राइट आ गया, एक अधिकार आ गया कि वो ऑप्शन करे या फिर ऑप्शन ना करे। ठीक है, आइए तो अपने नोट्स पे आते हैं। तो देखो भाई साहब क्या लिखा है यहां पे, तो सॉरी तबीयत मेरी थोड़ी आज खराब है। ठीक है चलिए क्या लिखा है, एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ राइट एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक राइट है कि यहां पे सामने वाले पार्टी को राइट मिल जाता है, वो ऑप्शन सामने वाली पार्टी को राइट मिल जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि करना ही पड़ेगा, एक राइट मिल गया, अधिकार मिल गया। इट इनेबल्स द बायर ऑफ एन ऑप्शन टू परचेज और सेल एन असेट विदाउट अ बाउंडेशन और ऑब्लिगेशन एज पर हिज विल। यहां पे क्या होता है, बायर ऑफ एन ऑप्शन, बायर ऑफ एन ऑप्शन का मतलब क्या है जी, बायर ऑफ एन ऑप्शन का मतलब है जिस इंसान ने अधिकार लिया, जिस इंसान ने उस ऑप्शन को बाय किया, ऑप्शन का मतलब राइट, जिस इंसान ने उस राइट को बाय किया और बदले में पैसा दिया। हमारे वाले एग्जांपल में जो राम है वो क्या है, बायर ऑफ द ऑप्शन। राम ने शाम को 1000 रुपए दिए और 1000 रुपए के बदले शाम से एक अधिकार बाय किया, एक राइट बाय किया कि शाम भाई साहब मुझे ये अधिकार दे दे कि 31 तारीख को मेरी चले। स्वयं आ गया। तो यहां पे जो ऑप्शन का जो बायर होता है, जिसने ऑप्शन खरीदा, जिसने वो राइट खरीदा, तो उसकी इच्छा होती है वो असेट को परचेज करे या फिर सेल करे विदाउट अ बाउंडेशन। मतलब क्या, अब उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अपनी इच्छा से असेट खरीदेगा, बेचेगा, कॉन्ट्रैक्ट में आएगा या नहीं आएगा उसकी चलेगी। देयर आर टू पार्टीज टू एन ऑप्शन। बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टी होती है, अ बायर ऑफ द ऑप्शन, एक तो वो व्यक्ति जिसने ऑप्शन को बाय किया। हमारा वाला एग्जांपल में राम ने ऑप्शन को बाय किया क्योंकि राम ने पैसा दिया और शाम से अधिकार खरीदा, तो एक होता है बायर ऑफ द ऑप्शन। और बच्चों एक होता है राइटर या फिर सेलर ऑफ द ऑप्शन, कि जिस इंसान ने ऑप्शन को बेचा। हमारे वाले एग्जांपल में शाम ने अपना अधिकार बेचा, शाम ने अपना ईमान बेचा, शाम ने अपना अधिकार बेचा, शाम ने अपना राइट बेचा मात्र 1000 रुपए के बदले। तो शाम को 1000 रुपए दिए, तो राम ने 1000 रुपए दिए शाम को, तो राम है बायर ऑफ द ऑप्शन और शाम है सेलर ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, आगे बोलता है सेलर ऑफ एन ऑप्शन
कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड पावर टू द बायर टू टेक डिसीजन अबाउट द असेट एट हिज फ्री विल। अब जिस इंसान ने ऑप्शन को बेचा, इट मींस सेलर ने ऑप्शन को बेचा, श्याम ने अपना अधिकार बेचा, श्याम ने अधिकार बेचा राम को कि राम 1000 रुपए दे और तू ये अधिकार ले ले, 31 तारीख को तेरी चले। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो श्याम ने राम को एक पावर दे दी, श्याम ने राम को एक पावर दे दी, और वो ये पावर है कि राम अब इसकी इच्छा होगी ये कॉन्ट्रैक्ट में आए या ना आए। तो बोलता है कि सेलर ऑफ एन ऑप्शन एक पावर प्रोवाइड करता है किसको, बायर को, कि वो अपनी इच्छा से असेट खरीद सकता है या बेच सकता है। द बायर इज नॉट ऑब्लाइज्ड और फोर्स्ड अपॉन टू एक्सरसाइज हिज राइट। जो बायर है, जो राम है, अब राम के ऊपर हम कोई फोर्स नहीं कर सकते, राम के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट में आए ही आए। अल्टीमेटली मतलब कहने का ये है, राम अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, इच्छा होगी तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इन एक्सचेंज ऑफ दिस राइट, इस राइट के बदले, द बायर पेज द राइटर ऑफ एन ऑप्शन, इस राइट के बदले, इस अधिकार के बदले बायर ने मतलब राम ने श्याम को क्या दिया, एक प्राइस पे किया, और उस प्राइस को अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन प्राइस बोलते हैं जी। ये वाला कि राम ने श्याम को 1000 रुपए दिए, ये 1000 बच्चों क्या, ये ऑप्शन प्राइस है। आगे बोलता है द ऑप्शन डील्स विद द राइट टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग असेट एट अ प्राइस कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। ये बोलता है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जिस असेट की बात होती है खरीदने या बेचने की, तो उस असेट को जिस भी दाम पर खरीदा या बेचा जाता है उसको एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। हमारे एग्जाम्पल के केस में 50,000 रुपए में संपत्ति को खरीदने और बेचने की बात हुई थी, तो इस 50,000 को मैं बोलूंगा एक्सरसाइज प्राइस या फिर मैं इसको बच्चों बोलूंगा स्ट्राइक प्राइस। समझ में आपको आता आ गया? ओके। आगे बोलता है द ऑप्शन विच ग्रांट राइट टू बाय एन असेट इज कॉल्ड अ कॉल ऑप्शन। अब जरा इन दो चीज को समझने का ट्राई करो कि एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। वैसे मैं इनको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बट जरा समझ लो। द ऑप्शन विच ग्रांट राइट टू बाय एन असेट इज कॉल्ड अ कॉल ऑप्शन। यहां पे जो राम भाई साहब है ना, राम भाई साहब ने एक ऐसा ऑप्शन लिया, एक ऐसा ऑप्शन खरीदा, एक ऐसा राइट खरीदा जिसमें अब राम भाई साहब की इच्छा है वो बाय करे या बाय ना करे। इट मींस एक होता है बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन का मतलब है कि मेरे पास ये अधिकार है, अब मैं बाय करूं या मैं बाय ना करूं। तो बायर को ऑप्शन मिलता है, बायर को राइट मिलता है, वो बाय करे या बाय ना करे। अगर ऐसा राइट मिले जहां पे बाय करे या बाय ना करे की स्थिति हो, उसको बच्चों बोलते हैं कॉल ऑप्शन। लेकिन सुनो, यही सेम चीज जो है श्याम भी कर सकता था। सेलर भी ये अधिकार ले सकता था कि उसकी इच्छा हो वो खरीदे या ना खरीदे। सेलर भी राम को देता 1000 रुपए कि राम तुम रुको, 1000 रुपए तुम लो और अब मेरी चलने दो, 31 तारीख को मेरी चलने दो। अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं संपत्ति बेचूंगा, मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं संपत्ति नहीं बेचूंगा। तुम कुछ नहीं बोलोगे बीच में, इस चीज के लिए मैं तुम्हें 1000 रुपए दे रहा हूं। इट मीन जो अधिकार राम खरीद रहा था शाम से कि भाई मेरी चलने दियो, कि मेरी इच्छा हो तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा, वो अधिकार शाम भी खरीद सकता था राम से कि भाई साहब मेरी चलने दियो, मेरी इच्छा होगी तो मैं बेचूंगा और मेरी इच्छा ना होगी तो मैं ना बेचूंगा। भाई तू उसके लिए 1000 रुपए पकड़, तू बस चुप रही हो। मेरे को प्रॉफिट होगा तो मैं बेचूंगा, मेरे को लॉस होगा तो मैं ना बेचूंगा, बस तू चुप रही हो। इसके लिए पकड़ 1000 रुपए ऑप्शन प्राइस। इट मींस बायर भी अधिकार खरीद सकता है और सेलर भी अधिकार खरीद सकता है, लेकिन दोनों टाइम में एक ही बंदा अधिकार खरीदेगा। अगर बायर अधिकार खरीदता है तो सेलर को उसकी बात माननी पड़ेगी, और अगर सेलर अधिकार खरीदता है, शाम खरीदता है कि भाई मेरी इच्छा होगी मैं बेचूं या ना बेचूं, तो बायर को उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर बायर खरीदता है तो उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। और यही अधिकार अगर सेलर खरीदे कि भाई साहब तू 1000 रुपए पकड़, और अब फॉर एग्जांपल यहां पे अगर शाम अधिकार खरीदता कि भाई 1000 रुपए तू पकड़, अब
मेरी इच्छा होगी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में आऊंगा, संपत्ति बेचूंगा, गोल्ड बेचूंगा, और मेरी इच्छा ना होगी तो मैं गोल्ड ना बेचूंगा। इट मींस ऐसे वाले केस में तो भैया वो गोल्ड बेचेगा, लेकिन अगर क्या होगा शाम को 4,000 रुपए का लॉस, तो शाम गोल्ड ना बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि अब उसकी इच्छा चलेगी, उसने राम को 1,000 रुपए दिए हैं। तो अगर सेलर इस अधिकार को लेता है तो उसको अपन लोग बोलते हैं पुट ऑप्शन, और अगर बायर लेता है तो उसको बोलते हैं अपन लोग कॉल ऑप्शन। तो अभी कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। इतना समझ में आया हो तो वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया? चलिए अब जरा देखो बेटा, ऑप्शन कैन बी क्लासिफाई इनटू 4 टाइप्स। बेटा ऑप्शन 4 टाइप के होते हैं। एक होता है बाइंग अ कॉल ऑप्शन, सेलिंग अ कॉल ऑप्शन। इट मींस ये बच्चों बात हो रही है पूरी पूरी कॉल की। बाइंग अ कॉल ऑप्शन को अपन लोग लॉन्ग कॉल भी कहते हैं और इसको अपन लोग शॉर्ट कॉल भी कहते हैं। और फिर बच्चों एक होता है बाइंग अ पुट ऑप्शन, सेलिंग अ पुट ऑप्शन। बच्चों यहां पर बात हो रही है पुट ऑप्शन की। बाइंग अ पुट ऑप्शन मतलब लॉन्ग पुट, और सेलिंग अ पुट ऑप्शन मतलब शॉर्ट पुट। ये होता क्या है, चारों केस, मैं चारों केस कराऊंगा आज की वीडियो में। ये 2 केस समझेंगे कॉल वाले, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पुट वाले आपको दोनों केस समझाऊंगा। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको दोनों ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए कॉल ऑप्शन पे आते हैं। तो कॉल ऑप्शन का मतलब जरा समझो, मैं यहां पे आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो अब कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, तो भैया यहां पे 2 पार्टी है। यहां लिखा मैंने कॉल ऑप्शन। पहले जरा मतलब समझो, कॉल ऑप्शन का मतलब यहां पे 2 पार्टी है, ठीक है। जरा समझना बेटा, ये है राम, ठीक है, और बच्चों ये है श्याम। इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि राम शाम को गोल्ड बेचेगा, कि राम शाम को गोल्ड बेचेगा। तो यहां पर राम क्या हो गया जी? राम हो गया बायर ऑफ द गोल्ड जी, राम हो गया बायर ऑफ द असेट, बायर ऑफ द गोल्ड। और बच्चों यहां पे श्याम हो गया सेलर ऑफ द गोल्ड, सेलर ऑफ द असेट। अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। राम ने श्याम को 1,000 रुपए दिए, मतलब राम ने श्याम को एक ऑप्शन प्राइस दिया, और ऑप्शन प्राइस देके बोला कि देख श्याम भाई साहब, मैं तेरे को 1,000 रुपए घूस दे रहा हूं, ऑप्शन प्राइस दे रहा हूं, तू मेरे को राइट बेच कि एंड डेट पे, एक्सपायरी डेट पे मेरी चले। मेरी इच्छा हो तो मैं बेचूं, सॉरी मेरी बायर है, मेरी इच्छा हो तो मैं खरीदूं, मेरी इच्छा ना हो तो मैं ना खरीदूं। तू 1,000 रुपए ले और मुझे ऑप्शन दे दे, ये राइट दे दे। तो श्याम ने क्या करा, श्याम ने 1,000 रुपए लिए और राम को एक राइट दे दिया। अब राम के पास राइट है, वो खरीदे या ना खरीदे, श्याम के पास कोई राइट नहीं है, श्याम को राम की बात माननी पड़ेगी। अब ऐसे वाले केस में जो राम है बच्चों, वो बन गया बायर ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि राम ने ऑप्शन को खरीदा, ठीक है। और जो हमारा श्याम है बच्चों, देखो मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं, मैं असेट की बात नहीं कर रहा। अब मैं संपत्ति की बात नहीं कर रहा, अब मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि राम ने ऑप्शन खरीदा, तो राम को मैं क्या बोलूंगा? बायर ऑफ द ऑप्शन। और श्याम ने ऑप्शन बेचा, श्याम ने अपना अधिकार बेचा। अब श्याम के पास कोई राइट नहीं है एंड में कुछ बोलने का, अब श्याम बस राम की सुनेगा। तो राम ने राइट खरीदा, तो राम क्या बन गया? बायर ऑफ द ऑप्शन, और श्याम बन गया सेलर ऑफ द ऑप्शन। यहां पर बात किस चीज की हो रही है जी? यहां पर बात हो रही है बाय करने की, कि भैया जो ऑप्शन मिला है ना वो खरीदने वाला मिला है, जो ऑप्शन मिला है, जो राइट मिला है वो खरीदने के ऊपर मिला है, कि मेरी इच्छा हो मैं खरीदूं, मेरी इच्छा ना हो तो मैं खरीदूं। कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन क्या है जी? कॉल ऑप्शन एक खरीदने का अधिकार है। कॉल ऑप्शन क्या है? एक खरीदने का अधिकार है, कि अब आपको अधिकार मिल गया, आप खरीदो या ना खरीदो। एक होता है बेचने का अधिकार, कि एक इंसान के पास एक अधिकार होता है कि उसकी इच्छा हो वो बेचे या ना बेचे। बेचने के अधिकार को बच्चों बोलते हैं पुट ऑप्शन। यहां केवल खरीदने के अधिकार की बात हो रही है कि
हमारे पास जो राम भाई साहब है, राम भाई साहब ने अधिकार ले लिया कि वो खरीदे या ना खरीदे, तो राम बन गए बायर ऑफ द ऑप्शन। और इस ऑप्शन किसने बेचा? सेलर ने बेचा, ये बन गया सेलर ऑफ द ऑप्शन। अब जब मैं आगे पढ़ूंगा तो ये मेरा केस 1 होगा। केस 1 का मतलब हो गया, केस 1 का मतलब हो गया, सबसे पहले मैं राम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानूंगा कि इसने ऑप्शन खरीदा, कि इसकी इच्छा है अब वो खरीदे या ना खरीदे, तो इसको कितना बेनिफिट होगा, कितना लॉस होगा। एक तो केस 1 ये पढ़े कॉल ऑप्शन के अंदर, एक तो केस 1 ये पढ़ेंगे, इसको कितना बेनिफिट हुआ कितना बेनिफिट नहीं हुआ। और फिर हम पढ़ेंगे एक केस नंबर 2 कि श्याम भाई साहब ने अधिकार अपना बेच दिया, कि अब श्याम कुछ नहीं बोल सकता, एंड में श्याम के पास कुछ बोलने को बचा ही नहीं, बिकॉज श्याम ने अपने अधिकार बेच दिया। तो ऐसे केस में श्याम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, श्याम को क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, हम इसको भी देखेंगे। तो कॉल ऑप्शन के अंदर जो राम है उसको क्या प्रॉफिट लॉस होगा और जो श्याम है उसको क्या प्रॉफिट लॉस होगा, हम इन दोनों को जानेंगे। दैट इज केस 1 जब हमने कॉल ऑप्शन को बाय किया, और केस नंबर 2 जब श्याम ने कॉल ऑप्शन को बेचा। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल ऑप्शन, इट मींस खरीदने का अधिकार। बस बात खरीदने की हो रही है कि मैं खरीदूं या ना खरीदूं, वो मेरे ऊपर है। समझ में आ गया? सो हम केस 1 और केस 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए समझते हैं अपने केस 1 को। तो यहां पे क्या लिखा है, बाइंग अ कॉल ऑप्शन। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, या इसको लॉन्ग कॉल भी कहते हैं, मींस द इन्वेस्टर हैज परचेज द राइट टू बाय द असेट ऑन स्पेसिफाइड डेट एट ए स्पेसिफाइड स्ट्राइक और एक्सरसाइज पे। सिंपल कि यहां पे इन्वेस्टर के पास अब एक राइट आ गया है कि वो बाय करे या बाय ना करे उस संपत्ति को, उस कीमत पे और उस दाम पे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलो एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पे लिखा है कि एज्यूम दैट अ कॉल ऑप्शन इज परचेज्ड बाय एन इन्वेस्टर नेम्ड प्रथम। भाई मेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, मिस्टर प्रथम। तो भाई मान लो मिस्टर प्रथम ने एक कॉल ऑप्शन परचेज किया। किससे? एक इन्वेस्टर थी जिसका नाम था चंपा। बेटा क्या नाम था? चंपा। तो प्रथम भाई साहब ने चंपा से एक अधिकार खरीदा कि एक असेट है 1000 रुपए की, उसका स्ट्राइक प्राइस क्या है? 1000 रुपए। इस स्ट्राइक प्राइस का मतलब मैच्योरिटी डेट पे वो असेट 1000 रुपए की ट्रेड होगी। लेकिन प्रथम ने क्या खरीदा? प्रथम ने एक वो खरीद लिया, चंपा से एक अधिकार खरीद लिया, एक कॉल ऑप्शन खरीदा, मतलब खरीदने का अधिकार खरीद लिया कि भाई अब प्रथम की इच्छा होगी कि वो संपत्ति खरीदे या ना खरीदे एट ऑन एक्सपायरी डेट। और चंपा को ये बात माननी पड़ेगी बिकॉज चंपा ने मुझसे पैसा लिया है। तो चंपा अब 31 तारीख को कुछ नहीं बोलेगी। अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं उस ऑप्शन को, उस कॉन्ट्रैक्ट में आऊंगा, मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आऊंगा। चंपा क्या है? चंपा इज द सेलर ऑफ द ऑप्शन। चंपा ने अधिकार बेचा और प्रथम ने अधिकार खरीदा, और इस अधिकार को खरीदने के लिए चंपा को केवल मैंने 30 रुपए दिए, और चंपा 30 रुपए में मान गई कि 30 रुपए दिए, और मैंने बोला कि 30 रुपए पकड़, ये ले पकड़ 30 रुपए, और अब कुछ मत बोलियो, 31 तारीख को मेरी इच्छा होगी मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। और चंपा एग्री कर गई। अब देखते हैं पहले मेरा वाला केस, केस 1, बाइंग अ कॉल ऑप्शन, जिसने कॉल ऑप्शन को बाय किया। भाई प्रथम ने बाय किया। देखते पहले मेरा वाला केस कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फिर मैं कराऊंगा आपको केस नंबर 2, सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, जिसने कॉल ऑप्शन को बेचा। भाई चंपा ने कॉल ऑप्शन को बेचा, तो चंपा को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फिर हम चंपा की बात करेंगे। अभी पहले मेरे को देख लो, फिर चंपा को भी देख लेना कि मैंने ऑप्शन खरीदा तो मुझे क्या हुआ, और चंपा ने बेचा तो चंपा को क्या हुआ। तो आइए पहले मेरी बात करते हैं। तो यहां पे आ जाओ इस टेबल पे और डायग्राम पे। तो देखो भाई साहब, समझने का प्रयास करना। स्ट्राइक प्राइस 1000 रुपए, 1000 में संपत्ति का ट्रेड होगा, और ऑप्शन प्राइस 30 रुपए है। इसका मतलब यह है कि 30 रुपए में मैंने अधिकार खरीदा। अब जरा मेरी बात को सुनना। मार्केट प्राइस ऑफ असेट ऑन एक्सपायरी, मान लो मैच्योरिटी डेट आ गई, एक्सपायरी डेट आ गई, और इस दिन जो असेट का जो मार्केट प्राइस है वो है 1140। इसका मतलब यह है कि अब चंपा को 1140 में असेट खरीदनी पड़ेगी,
और मुझे कितने में बेचेगी भाई, मुझको 1000 में। भाई मैं तो कौन हूं, मैं तो उस एसेट का बायर हूं, मैं तो संपत्ति खरीदूंगा और चंपा संपत्ति बेचेगी। तो चंपा खरीदेगी 1000 रुपए में, सॉरी चंपा खरीदेगी 1140 में, 1140 में, और मुझे बेचेगी 1000 में। तो मुझे क्या हो रहा है जी, मेरे को 140 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो संपत्ति मार्केट में 1140 की है वो मुझे चंपा से 1000 में मिल गई, बिकॉज हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 140 का। लेकिन मैंने चंपा को 30 रुपए दिए थे अपने पास से, तो 140 का प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन मेरे जेब से 30 रुपए भी गए थे चंपा को। वो 30 रुपए मेरी जेब से चंपा को गए थे, तो उसको मैंने माइनस कर दिया यार। तो अल्टीमेटली नेट देखा जाए तो मुझे केवल 110 का प्रॉफिट हुआ। अब बताओ, मेरे को 110 का प्रॉफिट हो रहा है इस एग्रीमेंट में, तो क्या मैं इस एग्रीमेंट को करूं या ना करूं? भैया आप इस एग्रीमेंट को करो, आपको प्रॉफिट हो रहा है 110 रुपए का। तो यहां पे लिखा मैंने एक्सरसाइज, इट मींस मैं इस एग्रीमेंट में आऊंगा। तो भैया अगर मार्केट का प्राइस होगा ये, तो मैं एग्रीमेंट में आऊंगा। चलो केस नंबर 2 देखते हैं। मान लो मार्केट का प्राइस 1100 रुपए है। कितना है? मान लो 1100 रुपए है। अब बताओ मैं एक्सरसाइज करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में आऊंगा या नहीं आऊंगा? तो जरा देखो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है। भैया आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो चीज मार्केट में 1100 रुपए की है तो चंपा 1100 रुपए की लेके आएगी, लेकिन आपको तो 1000 में ही बेचेगी। 1000 का एग्रीमेंट है, तो जो चीज 1100 रुपए की है वो आपको 1000 में मिल रही है। इट मीन्स क्या भैया, आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन नहीं, 30 रुपए आपने चंपा को पे भी किए थे। तो 100 रुपए आए तो, लेकिन 30 आपने कहने का पे भी तो किए थे। तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट देखा जाए तो आपको 70 का हो रहा है, बट स्टिल यू आर इन द प्रॉफिट। तो मैं इसको एक्सरसाइज करूंगा, मैं इस ऑप्शन में रहूंगा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में रहूंगा। चलो अब केस नंबर 3 पे आते हैं। प्राइस हो गए 1015, प्राइस क्या हो गए 1015। अब बताओ यहां पे क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है जी? मुझे प्रॉफिट हो रहा है मात्र 15 रुपए का। जो संपत्ति मार्केट में 1015 की है वो मुझे चंपा से 1000 में मिल रही है। इट मींस 15 रुपए सस्ती मिल रही है। तो मुझे क्या हो रहा है, 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैंने चंपा को 30 रुपए पे भी तो किए थे। तो अल्टीमेटली 15 में से 30 गए, बच गए -15। अब देखा जाए नेट देखा जाए तो मुझे 15 रुपए का लॉस हो रहा है। मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा या नहीं करूंगा? तो भाई साहब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में आऊंगा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करूंगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करूंगा, तो मुझे तो कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं, और ऊपर से 30 रुपए और चले गए। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करूंगा तो क्या कोई प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल जीरो। कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया ही नहीं, लेकिन 30 रुपए तो मेरे गए ना, तो फिर लॉस मेरा 30 रुपए का माना जाएगा कि प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं कॉन्ट्रैक्ट में आया ही नहीं, लेकिन 30 रुपए ऊपर से और चले गए। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में ना आता इस वाले केस में, तो मेरे को 30 रुपए का लॉस होता। मैं कॉन्ट्रैक्ट में आया तो मुझे केवल 15 का लॉस हो रहा है। तो अच्छी बात है ना भाई, लॉस यहां भले ही प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन यहां पे मेरा लॉस क्या हो रहा है, मिनिमाइज। यहां पे अपने लॉस को तो मैं कम कर रहा हूं, लॉस को तो अपने मिनिमाइज कर रहा हूं। तो भैया मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में आऊंगा, भले प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट जो 30 रुपए का लॉस होता वो केवल 15 का हो रहा है। चलो 1000 की बात करते हैं, 1000 की बात करते हैं। अब बताओ क्या 1000 रुपए वाले केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट में आऊंगा? अब बताओ यहां मुझे कितना प्रॉफिट कितना लॉस? तो भैया जीरो प्रॉफिट। क्यों? जो चीज मार्केट में 1000 रुपए की है वो चंपा भी तो आपको 1000 में दे रही है। अब मार्केट से लोगे तब भी 1000, चंपा से लोगे तब भी 1000, तो आपको भी प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, लेकिन ऊपर से आपके 30 रुपए और चले गए। जो आपने चंपा को घूस पे करी, ऑप्शन प्राइस पे करा, तो आपको प्रॉफिट तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से आपके 30 रुपए और चले गए, तो अल्टीमेटली आपको 30 रुपए का लॉस है। अब बताओ मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं या ना करूं? तो सुनो, यहां बच्चों में इनडिफरेंट रहूंगा। इनडिफरेंट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तब भी जीरो प्रॉफिट है। 1000 का प्राइस चल रहा है मार्केट में, 1000 का मिल रहा है मेरे को, तब भी जीरो प्रॉफिट है। तो 30 का लॉस तब भी है ही है। कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तब भी 30 का लॉस है,
और कांटेक्ट नहीं करूंगा तब भी 30 तो मेरे गए, तब भी 30 का लॉस है। तो कांटेक्ट करूं या ना करूं लॉस तो मेरा सेम है, तो यहां पर मैं इंडिफरेंट रहूंगा। इच्छा होगी तो कांटेक्ट करूंगा, अदरवाइज मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, चलो मान लो प्राइस है मार्केट में 950। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखा जाए, यहां पे देखा जाए, सुनना बहुत ध्यान से, मैं लिख रहा हूं कुछ, मैं लिख रहा हूं बट आप उसको नोट मत करना, पहले समझो। यहां पे देखा जाए जो चीज मार्केट में 1000 रुपए की थी, सॉरी 950 की थी, जो चीज मार्केट में 950 रुपए की थी वो मुझे 1000 रुपए में मिल रही है। तो यहां मेरा क्या है, यहां मेरा 50 का लॉस है, -50, नोट मत करना, यहां मेरे 50 का लॉस है। जो चीज मार्केट में 950 की थी 1000 रुपए की मिल रही है, मुझे महंगी मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट तो वही है 1000 में ट्रेड होगा, तो 50 का लॉस ट्रेड में हो रहा है। ऊपर से 30 रुपए मैंने और पे करे तो 30 का लॉस हो रहा है, कुल मिला के -80। इट मीन कुल मिला के मेरे को 80 रुपए का लॉस हो रहा है भाई साहब, कुल मिला के मेरे को 80 रुपए का लॉस हो रहा है। और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ना करूं तो, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ना करूं तो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा ही नहीं तो 50 का लॉस होगा ही नहीं, बिकॉज मैं कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं रहा, तो मेरा कोई प्रॉफिट कोई लॉस होगा नहीं। लॉस केवल कितना होगा, 30 रुपए जो मैंने चंपा को पे करे। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में आता हूं तो 80 का लॉस है, और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता तो केवल 30 का लॉस है। तो ऐसे वाले केस में क्या करूंगा भाई, मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आऊंगा, आऊंगा तो 50 का लॉस वो, 30 का लॉस वो, 80 का लॉस झेलना पड़ेगा, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आऊंगा। तो ऐसे वाले केस में मेरे को जो लॉस होगा वो केवल -30 रुपए का होगा, जो कि मैंने चंपा को पे किया। और यहां पे क्या होगा, नॉट एक्सरसाइज, इट मींस मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आऊंगा। और सेम 900 रुपए की बात करूं, 900 रुपए प्राइस हो गया, तो बताओ यहां पे 100 रुपए का लॉस। जो चीज मार्केट में 900 रुपए की है वो मुझे 1000 में मिल रही है, तो 100 रुपए का चूना यहां लग गया, 30 रुपए चंपा को पे करे तो 130 का लग गया चूना। और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में ना आऊं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, केवल वही लॉस होगा जो चंपा को मैंने पे करा। तो यहां पे -30। अब भैया बच्चे बोल रहे भैया कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं आ रहे आप, आपको तो आना पड़ेगा। अरे भाई चंपा को 30 रुपए मैंने इसी बात को तो पे करे है कि एंड में मेरी चले, मेरी इच्छा हो तो कॉन्ट्रैक्ट में आऊं, इच्छा ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट में ना आऊं। तो यहां वाले केस में और यहां वाले केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आऊंगा, बिकॉज अगर आऊंगा तो लॉस ज्यादा होगा, इससे अच्छा मैं कॉन्ट्रैक्ट में ना आऊं। तो यहां भी लॉस 30 का, यहां भी लॉस 30 का, समझ में आ गया। इस प्रकार से आपके बच्चों बनती है टेबल। तो होपफुली ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं इस टेबल से डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस टेबल। तो एक्स एक्सिस पे आप बच्चों लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ द असेट। चलिए यहां लिखते हैं बच्चों, क्या इस एक्सिस पे बच्चों आपका आएगा मार्केट प्राइस ऑफ द असेट, और इस एक्सिस पे बच्चों आपका आएगा प्रॉफिट और लॉस, कि आपको जो भी प्रॉफिट हुआ या जो भी लॉस हुआ वो बच्चों आपका आएगा इस वाले एक्सिस पे। तो चलिए यहां लिखा बेटा, मान लो मैंने 0। ठीक है, मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो पहले कितना है 900, फिर कितना हो गया 950, फिर 1000, फिर 1015, उसके बाद 1100 और फिर 1140। बात करें प्रॉफिट या लॉस की तो लॉस कहां तक गया है, 30 तक गया है, तो लॉस आ जाएगा बेटा, मान लो यहां लिख दिया -30, -60। बात करें प्रॉफिट की तो 30, 60, 90 और 120। मैंने गैप लिया है 30 का। ठीक है, आइए डायग्राम ड्रॉ करते हैं नीचे से, यहां से। जब प्राइस 900 तो लॉस कितना है -30। तो देखो प्राइस 900, लॉस कितना है -30, यहां पे आ गया 900 पर -30। जब प्राइस कितना हो गया 950, तब भी कितना है -30। तो 950 पर भी कितना है बच्चों -30। जब प्राइस क्या हो गया 1000, तब भी लॉस कितना है -30। बेटा 1000 पर भी कितना है आपका लॉस -30। तब कितना हो गया 1015, तो लॉस हो गया -15। तो 1015 पे -15 थोड़ा ऊपर आएगा, मान लो यहां पे आ गया। और जब हो गया 1100 तो प्रॉफिट 70,
तो 1100 बच्चों क्या हो रहा है, ये 1100 पे हमको, ये सही नहीं बना मेरे ख्याल से, 1100 पे हमको लगभग यहां मान लो 70 का प्रॉफिट हो रहा है, और 1140 पे हमको 110 का प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा ऊपर, ठीक है। कुछ इसी प्रकार का बच्चों बनेगा। अब आप जब इनको मिलाएंगे, ये और ये, तो आपका इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा, आपके इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। और इस डायग्राम को बच्चों बोलते हैं लॉन्ग कॉल। लॉन्ग मींस बाय करना, और बात हो रही है कॉल ऑप्शन की, तो यहां बन जाएगा आपका लॉन्ग कॉल का डायग्राम। होपफुली पल्ले पड़ गया होगा। मैं चाहता हूं जल्दी से वीडियो पॉज करें और आप भी इसको नोट करें जल्दी से। तो हाँ जी गाइस, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो बोले तो यहां पे आपने देखा प्रथम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रथम को क्या हुआ। देखा जाए तो प्रथम को इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। यहां पे आपने एक बात नोट करी, यहां पे नोट करने वाली बात बच्चों ये है, जो प्रथम को जो लॉस हुआ वो हुआ लिमिटेड। जब लॉस की बात आई तो -30 का ही लॉस हुआ, इससे ज्यादा लॉस हुआ ही नहीं। बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट तो 110 तक पहुंच गया और ऊपर भी पहुंच जाता। तो बाइंग अ कॉल ऑप्शन बच्चों क्या होता है, बाइंग अ कॉल ऑप्शन में प्रथम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, जिसने अधिकार खरीद, जिसने कॉल ऑप्शन खरीदा, तो यहां पे जो होता है बायर, उसको जो प्रॉफिट होता है बच्चों वो होता है अनलिमिटेड, जबकि उसका जो लॉस होता है वो क्या होता है, लिमिटेड। तभी तो उसने घूस दी ताकि उसका प्रॉफिट अंधा हो। लेकिन लॉस की बात आए तो लॉस केवल लिमिट में हो, लॉस ज्यादा ना हो। तभी तो उसने घूस दी कि भाई घूस दे दूंगा, इससे क्या होगा, मैं अपने लॉस में बच जाऊंगा। लॉस होगा तो ज्यादा नहीं होगा, लिमिट में होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत सारा होगा, लेकिन लॉस होगा कि लिमिट में होगा। तो यहां पर प्रथम को तो बेनिफिट मिला, लेकिन चंपा की बात करें, जिस चंपा ने यह अधिकार दिया, एक बार उसको भी तो देखो कि चंपा ने 30 रुपए दिए, लेकिन 30 रुपए के बदले चंपा ने क्या फेस किया। उस 30 रुपए के बदले चंपा को क्या समस्या आई, एक बार वो भी तो देखो। तो जरा समझते हैं कि इस 30 रुपए के बदले चंपा को क्या समस्या आई। तो आइए पढ़ते हैं उसी का सेकंड फेस। एग्जाम्पल वही है, प्रथम असेट खरीदने वाला है, चंपा असेट बेचने वाली है। 1000 रुपए की असेट है, 30 रुपए का प्रथम ने प्राइस पे करा, तो प्रथम का देख लिया क्या हो रहा है। लेकिन चंपा ने जो 30 रुपए ऑप्शन प्राइस लिए और बदले में अधिकार दिया, तो चंपा के ऊपर क्या बीत रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग अ कॉल ऑप्शन। कि जिसने कॉल ऑप्शन को सेल किया, जिस चंपा ने कॉल ऑप्शन को बेचा, आइए उसका भी एक बार पॉइंट ऑफ व्यू जाने। तो क्या लिखा है, द सिचुएशन ऑफ सेलर और राइटर is completely opposite to that of the buyer of a call option। याद रखना, जो कॉल ऑप्शन का सेलर है उसकी पोजीशन बिल्कुल ऑपोजिट है किससे, बायर से। बोले तो कैसे ऑपोजिट है, वो ऐसे ऑपोजिट है, जो बायर का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड। हमने ऊपर देखा कि जो हमारा जो बायर है, जो हमारा बच्चों कौन है, बायर है, ये प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। इसका लॉस कैसा है, लिमिटेड। जबकि देखो यहां पे क्या होता है, जो हमारा बायर का प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड और लॉस लिमिटेड। जबकि यहां पे क्या है, अपोजिट। जो हमारा सेलर है उसका जो प्रॉफिट होता है वो होता है लिमिटेड। सेलर एक लिमिट में प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन सेलर का जो लॉस होगा वो लॉस होगा अनलिमिटेड। मतलब जिस चंपा ने मात्र 30 रुपए के बदले अपना ईमान बेच दिया, अधिकार बेच दिया कि 30 रुपए दो और अब 31 तारीख को जो तुम्हारे मन में हो वो करना, ऐसे केस में जो चंपा है उसको समस्या ये फेस करनी पड़ रही है कि उसका प्रॉफिट अब एक लिमिट में होगा, लेकिन अगर लॉस की बारी आएगी तो चंपा का लॉस होगा अनलिमिटेड। वो कैसे होगा, आइए उसी एग्जाम्पल के तो समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा बच्चों वही है कि बात हो रही है कॉल ऑप्शन की। प्रथम ने उस ऑप्शन को परचेज किया है, चंपा ने उस ऑप्शन को सेल किया है। 1000 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, 30 रुपए का ऑप्शन प्राइस है। तो आइए उसी एग्जाम्पल में अब चंपा का फेस देखते हैं। तो जरा समझो मेरी बात को, ठीक है। यहां बच्चों लिखना भूल गया,
यहां क्या आएगा आपका एक्शन, और ये एक्शन कौन करेगा, याद रखना बच्चों, एक्शन का अधिकार बायर के हाथ में है, एक्शन का अधिकार बायर के हाथ में है। बायर का मन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, बायर का मन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, ये मैं कह दूं। एक्शन का अधिकार बायर के हाथ में, बिकॉज बायर ने घूस दी है सेलर को, तो भैया बायर की चलेगी इच्छा। ठीक है, आओ जरा समझते हैं अपने एग्जाम्पल को। अब जरा चंपा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का ट्राई करना। हाँ भाई देखो जरा ध्यान से, 1140 रुपए का मार्केट प्राइस हो गया और चंपा है उस असेट की सेलर। तो चंपा क्या करेगी, 1140 की वस्तु मार्केट से खरीद के लेके आएगी और प्रथम को मतलब मुझे 1000 में बेचेगी भाई, बिकॉज एग्रीमेंट हुआ है 1000 रुपए का। तो चंपा 1140 की लेके आएगी और मात्र 1000 में बेचेगी, तो चंपा को हो गया 140 रुपए का लॉस। लेकिन अच्छा बताओ, लेकिन छोड़ो, 140 का लॉस क्लियर है भैया, क्लियर है। चंपा 1140 की लेके आएगी, 1000 की बेचेगी, चंपा को 140 का लॉस हो गया। लेकिन सुनो ना, चंपा को 30 रुपए मिले थे, वो तो उसका प्रॉफिट माना जाएगा। चंपा को 30 रुपए की घूस भी तो मिली थी अलग से उसको ऑप्शनल प्राइस भी तो मिला था। तो नेट नेट देखा जाए तो चंपा का जो नेट लॉस हुआ वो -110 हुआ, मतलब कि 140 का लॉस तो हुआ, बट उसको प्रथम से 30 मिले थे तो प्लस कर दिए मैंने 30, तो अल्टीमेटली -110 का लॉस हुआ। और ऐसे वाले केस में आपको याद होगा, जो हमारा बायर है उसने इसको एक्सरसाइज किया था, इस चीज को बायर ने एक्सरसाइज किया था, मतलब बायर ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था, बिकॉज यहां पे बायर को प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, चलो अब जरा समझो, 1100 रुपए 1100 रुपए का प्राइस हो गया। अब चंपा को हो रहा है 100 रुपए का लॉस। क्यों? चंपा संपत्ति मार्केट से 1100 की लेके आएगी और 1000 रुपए की बेचेगी। तो चंपा 1100 की लाएगी, 1000 की बेचेगी, चंपा को हुआ 100 रुपए का लॉस, लेकिन उसको 30 रुपए एक्स्ट्रा मिले भी थे। तो नेट नेट देखा जाए तो चंपा को केवल और केवल 70 रुपए का ही लॉस हुआ, क्योंकि उसको 30 मिले थे। और ऐसे वाले केस में बायर की बात करें तो बायर ने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया था। बायर ने इस ऑप्शन, देखो ना यहां देखो, पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा भी एक्सरसाइज, फिर इंडिफरेंट, फिर नॉट। तो ये भी हुआ था एक्सरसाइज, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था एक्सरसाइज। ये क्या था हमारा इंडिफरेंट, ये क्या था नॉट एक्सरसाइज, और ये क्या था बच्चों नॉट एक्सरसाइज। क्योंकि यहां पे मैंने क्या लिख लिया पहले, यहां पे मैंने इसलिए लिख लिया पहले बिकॉज मेरे को पहले से पता है कि बायर ने क्या एक्शन लिया। बायर का एक्शन है ये कि बायर ने क्या किया, मुझे पहले से पता है। अब देखते हैं बायर के इन एक्शन से चंपा को कितना लॉस कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो बायर ने पहला कॉन्ट्रैक्ट किया 110 का लॉस, सेकंड वाला केस भी बायर ने किया 70 का लॉस। अब मान लो बायर थर्ड वाला केस भी करता है, तो देखते हैं चंपा की बात करते हैं। हाँ भाई जरा समझो, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे चंपा को हो रहा है 15 रुपए का लॉस। कैसे? जो वस्तु 1015 की मार्केट में वस्तु कितने की है, मार्केट में है 1015 की, जबकि चंपा उसे कितने बेचेगी, 1000 में बेचेगी। चंपा 1015 की लाएगी, 1000 में बेचेगी, तो भाई सब -15 का लॉस होगा चंपा को। लेकिन यहां पे चंपा को 30 रुपए मिले भी थे ऑप्शन प्राइस के रूप में, घूस के रूप में। तो यहां पे देखा जाए चंपा को 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और इस वाले केस में भी बायर ने जो है इसको एक्सरसाइज किया था। चलिए बात करते हैं 1000 रुपए की। अब 1000 वाले केस की बात की जाए तो यहां पे क्या था, यहां पे चंपा को नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों? क्योंकि चंपा 1000 रुपए की लेके आएगी और 1000 में ही बेचेगी। चंपा 1000 रुपए की लेके आएगी और 1000 में ही बेचेगी, तो चंपा को नो प्रॉफिट नो लॉस 0। लेकिन हाँ, चंपा को 30 रुपए मिले थे। किससे मिले थे? प्रथम से मिले थे, क्योंकि प्रथम ने घूस दी थी, ऑप्शन प्राइस पे किया था। तो कॉन्ट्रैक्ट वाले में तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, उस केस में चंपा को कॉन्ट्रैक्ट होने या ना होने से 0 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा तब भी चंपा को नो प्रॉफिट, बिकॉज 1000 की चीज 1000 में ही मिली।
और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब भी नो प्रॉफिट नो लॉस, बस चंपा को जो प्रॉफिट होगा वो 30 रुपए का होगा, तो यहां पे 30 का प्रॉफिट हुआ और यहां पे हमारा बायर इनडिफरेंट था कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे। 950 की बात करें तो अब जरा मेरी बात को समझो। यहां पे हमारे बायर ने नॉट एक्सरसाइज इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया था, लेकिन अगर करता तो क्या होता? अगर करता तो यहां पे हमारी चंपा को प्रॉफिट होता 80 रुपए का। कैसे? चंपा 950 की संपत्ति मार्केट से लेके आती और उसको 1000 में बेचती, 950 की लेके आती 1000 में बेचती, तो चंपा को 50 का प्रॉफिट वो होता, प्लस 30 रुपए उसको ऊपर से मिले, तो 30 रुपए और ऐड कर, तो चंपा को 80 का प्रॉफिट होता। लेकिन ऐसे केस में हमारे बायर को 80 रुपए का लॉस होता और बायर के पास ऑप्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे, तो बायर उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो अब चंपा को जो 50 रुपए का बेनिफिट होने वाला था अब वो नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। तो यहां पे चंपा को जो प्राप्त हुआ वो केवल 30 रुपए ही प्राप्त हुए जो ऑप्शन प्राइस के मिले। 50 रुपए का जो प्रॉफिट होता वो नहीं हुआ बिकॉज बायर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया। सिमिलरली यहां की बात करें तो यहां भी चंपा को 30 का प्रॉफिट होगा। अगर मान लो इस वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट होता तो चंपा को 130 का प्रॉफिट होता, 900 का लाती, 1000 में बेचती, 100 वहां कमाती और 30 कहां से कमाती? ऑप्शन प्राइस के। 130 का प्रॉफिट चंपा को होता, लेकिन वहां पे फिर बायर को 130 का लॉस होता और बायर के पास अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट में आए या ना आए। तो बायर को 130 का लॉस होगा तो बायर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, नॉट एक्सरसाइज, तो बायर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। और ऐसे वाले केस में बायर ने केवल चंपा को 30 रुपए पे किए उसके घूस के, तो चंपा को केवल 30 रुपए प्राप्त हुए, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बस 30 रुपए चंपा को मिले। तो यहां पे आप देख पा रहे हो ये बन गई टेबल। यहां पे आप देख पा रहे हो अगर चंपा के प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट केवल होगा लिमिटेड, 15 का, 30 का, 30 का, 30 का, मैक्सिमम 30 का। लेकिन लॉस की बात करें तो चंपा का लॉस होगा अनलिमिटेड, 70 का भी हो सकता है और 110 का भी हो सकता है। अब देखो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट क्यों है? क्योंकि यहां पे जो लिखी थी मैंने वैल्यू सारी वही लिखी है वहां वैल्यू, बस फर्क कितना है, यहां पे प्लस का है, ये प्लस का है, ये दोनों वहां माइनस के, और यहाँ 1 2 3 4, ये 4 यहां माइनस के और ये 4 यहां पे प्लस के है। तो बिल्कुल क्या होता है? अपोजिट। इट मींस अगर एक को प्रॉफिट होगा तो दूसरों को सेम उतना ही लॉस होगा, और अगर एक को लॉस होगा दूसरों को सेम उतना ही प्रॉफिट होगा। दैट इज योर सेलिंग अ कॉल ऑप्शन। समझ में आ गया? तो यहां पे हमने चंपा का भी पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया कि चंपा अगर प्रथम को अधिकार बेचती है कि भाई तेरी इच्छा है, खरीदना है खरीद वरना मत खरीद, तो ऐसे वाले केस में चंपा के साथ क्या होगा? अब इसका अपन लोग डायग्राम भी देखते हैं। तो चलिए सेलिंग एंड कॉल ऑप्शन का डायग्राम बनाते हैं। तो सेम यहां पे क्या आएगा? यहां पे आपका आ जाएगा सेम मार्केट प्राइस, यहां पे आपका 0, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है आपका? वही है 900, 950, 1000, 1015, 1100, 1140। बात कर प्रॉफिट लॉस की तो इस बार लॉस यहां ज्यादा है, -30, -60, -90, -100, और प्रॉफिट कितना है? जी लिमिटेड 30 और ये 60, प्रॉफिट लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड। आइए डायग्राम को बनाएं। आइए, जब बात हो रही है 900 की तो 900 पे कितना प्रॉफिट? 30 रुपए। तो 900 पर जो हमारा प्रॉफिट है वो है 30 रुपए, तो 900 पर 30 आ गया। अच्छा 950 पर कितना है? जी वहां भी 30 है, तो 950 पर भी बच्चों कितना आ गया? 30 आ गया। ओके ओम फो। 1000 पर कितना? जी वहां भी 30 है। ओए होए 1000 पर भी 30 आ गया। देख रहे हो? देख रहे हो विनोद? देख रहे हो विनोद? सेम सेम, मतलब प्रॉफिट लिमिटेड 30 से ऊपर जाएगा ही नहीं। 1015 पे प्रॉफिट मात्र 15 का, तो 1015 पे प्रॉफिट होगा 15 का। 1100 पर कितना होगा? 70 का, और 40 पे कितना होगा? 110 का। ठीक है, अब जरा मैं इनको मिलाऊंगा, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा जिसको मैं बच्चों बोलूंगा
यहाँ पे बात हुई सेलिंग की, सेल माने शॉर्ट और कॉल ऑप्शन, इसको बोलते हैं बच्चों शॉर्ट कॉल। तो ये हो गया आपका शॉर्ट कॉल का डायग्राम। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है सेलिंग मतलब यहाँ पे चंपा की बात भी कर ली, जिसने कॉल ऑप्शन को बेचा, उसका भी सिनेरियो देख लिया। समझ में आ गया? तो पेपर में वो भी पूछ सकता है, ये वाला भी पूछ सकता है, पेपर में ये भी पूछ सकता है, पेपर में दोनों भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपका बच्चों कॉल ऑप्शन वाला जो टॉपिक था कि कॉल ऑप्शन के दोनों केस क्या थे मैंने बता दिया। अगली वीडियो में मतलब हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया, अगली वीडियो बच्चों पुट की बात करेंगे। पुट के में इतना जान लो पुट ऑप्शन में अब ये अधिकार होगा पुट ऑप्शन में। अब मैं नाम कुछ और लूंगा पुट ऑप्शन में, अभी प्रथम और चंपा था, अब मैं नाम कुछ और लूंगा। अगर आपको कोई नाम रखवाने हैं तो वीडियो में कमेंट करना कि भैया ये 2 पर्सनैलिटी का नाम लो, मैं उस पर्सनैलिटी के ऊपर एग्जाम्पल बनाऊंगा। ठीक है? तो मैं ये कह रहा था कि पुट ऑप्शन में क्या होगा, पुट ऑप्शन में सेलर के पास राइट होगा सेल करने का। अब तक क्या था, बायर के पास राइट था वो खरीदे या ना खरीदे। पुट ऑप्शन में सेलर के पास राइट होगा कि वो बेचे या ना बेचे, उसकी इच्छा होगी तो बेचेगा, इच्छा नहीं होगी तो नहीं बेचेगा। समझ में आ गया? तो पुट ऑप्शन के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है? कमेंट कर देना किस नाम के ऊपर एग्जांपल चाहिए। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। होपफुली समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये कॉल ऑप्शन क्या होता है, समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।